नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है बीजेपी ये जो कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही है, दूसरे दलों में भी तोड़फोड़ कर रही है, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी तोड़फोड़ हो रही है, राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में भी तोड़फोड़ हो रही है, चंडीगढ़ में तो मेयर का पद पाने के लिए भी तोड़फोड़ हो रही थी, कभी पार्टी को निगला जा रहा है, कभी नेताओं को लिया जा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या बीजेपी को 272 तक पहुंचने के भी लाले पड़ गए हैं? 272 साधारण बहुमत का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा, इसलिए बीजेपी ये तोड़फोड़ कर रही है? या फिर बीजेपी 370 पार जाना चाहती है, साथियों के बल पर 400 पार जाना चाहती है, इसीलिए ये तोड़फोड़ की जा रही है? बड़ा सवाल तो यही उठता है। अब ये कॉमन आदमी भी समझता है कि अगर बीजेपी को जीत का इतना ही आत्मविश्वास है कि 370 आ रहे हैं, तो छोटे मोटी एक आध सीट के लिए क्या तोड़फोड़ करना। लेकिन राजस्थान में आदिवासी दक्षिण राजस्थान के इलाके में महेंद्रजीत सिंह मालवीय को तोड़ा गया है जिस ढंग से, उससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। अब कमलनाथ की जो छिंदवाड़ा लोकसभा की सीट है, ऐसी सीट है जो पूरे उत्तर भारत में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे तो बीजेपी कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। एक राजस्थान में नागौर की सीट जहां से जीते थे नाथूराम मिर्धा, और दूसरी थी कमलनाथ वाली सीट। तो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। पिछली बार बीजेपी ने 28 जीती थी, सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट गंवाई थी। तो इस बार 29 की 29 सीटें जीतनी है या कुछ सीटें कम नहीं हो जाए, उसका जुगाड़ बैठाना है, इसलिए यह कोशिश की जा रही है। राजस्थान में तो पिछली 2 बार से 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। फिर भी राजेंद्र यादव हुए, लालचंद कटारिया, जिनके के कारण जयपुर ग्रामीण की सीट को साधा जा सकता है, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, यहां सिरोही, इस बेल्ट में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जरिए वोटरों को साधा जा सकता है। ये सारी कोशिशें, ये सारे प्रयास हो गए हैं। इससे पहले नीतीश कुमार को तोड़ा गया। आगे चलते हैं, चलिए अशोक चौहान की तो हम भूल ही गए थे। अशोक चौहान जो बीजेपी में आ गए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, आदर्श सोसाइटी घोटाले में फंसे हुए थे, अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन उन पर ईडी ने उस तरह से रेड नहीं मारी जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल के साथी हो, या फिर हेमंत सोरेन हो, या फिर ममता बनर्जी के भतीजे हो अभिषेक बनर्जी, उन पर रेड मारी गई थी। तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर तो किया ही जा रहा है कि कहां किस पर रेड मारनी है, कहां दस्तावेज जब्त करने हैं, कहां सिर्फ धमकाना है और कहां अपने पाले में ले आना है। मोटा मकसद तो अपने पाले में लाने का है। इस बहाने राज्यसभा में भी पॉलिटिकल बुलडोजर चलाया जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर एक और कैंडिडेट खड़ा कर दिया है कांग्रेस को हैरान परेशान करने के लिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हैरान परेशान करने के लिए समाजवादी पार्टी के ही एक पूर्व नेता और बिल्डर को बीजेपी ने अपने अतिरिक्त वोट दे दिए और कहा कि बाकी जो हैं कुछ वोट उनका इंतजाम कर लो। मजेदार बात तो हिमाचल प्रदेश की है, जहां कांग्रेस की जीत लगभग सुनिश्चित है। वहां जीतने के लिए 35 या 36 चाहिए। कांग्रेस के पास 41 हैं, 3 निर्दलीय उनके साथ हैं, बीजेपी के पास 25 हैं, लेकिन वहां भी हिमाचल प्रदेश में एक पूर्व कांग्रेसी नेता को राज्यसभा का टिकट थमा दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीते ना जीते, उसका मकसद है कांग्रेस खेमे में हड़कंप पैदा करना, कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव बनाना, कांग्रेस के नेताओं के हौसले पस्त करना, कांग्रेस के आत्मविश्वास को डगमगा देना। और ये सब होगा तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में भी धड़ेबाजी, खेमेबाजी बढ़ेगी। कांग्रेस और कमजोर होगी तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के दूसरे नेता और अपना सीना चौड़ा करके सामने आ जाएंगे और अपनी ज्यादा सीट शेयरिंग में, ज्यादा सीटों की मांग को लेकर ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपना प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस अब कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में 6 पर हम लड़ेंगे, 1 कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को मंजूर हो तो जल्दी बताए। गोवा की 1 सीट, गुजरात में 2 सीट। पोस्चरिंग ये हो रही है। और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने खुद कांग्रेस से कहा था कि साहब आप ना ऐसा करिए, 4 सीटों पर आप लड़ लीजिए, दिल्ली में 3 सीटों पर हम लड़ लेते हैं। कांग्रेस तो इसके लिए भी सहमत हो गई थी।
तो ये तेवर जो बदले हुए हैं, ये किस तरह से बीजेपी के पक्ष में क्या चले जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राज्यसभा में जो के चुनाव को लेकर भी ये तोड़फोड़ हो रही है, ये सिर्फ झांकी है और असली कहानी अभी आनी बाकी है। और असली कहानी का एक सिरा आज क्या हमें दिल्ली में देखा, जब कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बड़े हो छोटे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में शामिल हो गया है तो गोदी मोदी मीडिया के अनुसार वो बहुत भारी भरकम नेता कांग्रेस का हुआ करता था, जिसके जाने से बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ये नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। वैसे आप कहेंगे मौका तो कांग्रेस नहीं दिया है, मौका तो सोनिया गांधी नहीं दिया है। सोनिया गांधी बीमार हैं, सही बात है, तबीयत ठीक नहीं रहती, सही बात है, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में भी रहना चाहती हैं और 10 जनपद के बंगले को भी बचाना चाहती है। तो इसके लिए राज्यसभा के रूट से वो चली गई, राज्यसभा में राजस्थान से होते हुए रायबरेली की सीट छोड़ दी। अब नेताओं में क्या जाएगा? कांग्रेस के नेताओं को लगेगा कि राम की लहर है, राम नाम की लहर है, मोदी का जादू चल रहा है, विश्व गुरु की भूमिका है, सारे पत्ते कांग्रेस के और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के उल्टे पड़ते जा रहे हैं। और सोनिया गांधी ही जब लोकसभा का चुनाव मैदान से भाग खड़ी हुई, तो फिर हमारे नेताओं की हमारी क्या बिसात रह जाती है। मेरे ख्याल से सोनिया गांधी ने गलती की, रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए था। जिस दिन नामांकन फाइल करना था उस दिन एक रैली कर लेती, आखिरी 2 दिन छोटी छोटी रैलियां कर लेती, बीच में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो थे ही रैलियां करने के लिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, एक आध दिन और चले जाना चाहिए था और आखिरी चुनाव कहकर चुनाव मैदान में उतर जाना चाहिए था। स्वाभाविक है कि वो उनकी हार नहीं होती। तमाम सर्वे भी बता रहे थे कि अगर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है, प्रियंका लड़ी तो मुश्किल में पड़ जाएगी पार्टी, ऐसा कुछ सर्वे बता रहे हैं। तो एक आदर्श जो स्थापित करना चाहिए था लीडरशिप के नाते, वो नहीं हुआ। अब जो जा रहा है कांग्रेस छोड़कर, उनके कुछ के अपने स्वार्थ हैं, कुछ पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आदि का आरोप, दबाव है, तो दबाव के तहत जा रहे हैं कि वहां चले जाएंगे तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और साफ सुथरे हो जाएंगे। कुछ को लग रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, कांग्रेस में अब भविष्य नहीं बचा, इसलिए जा रहे हैं। और उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो इंसाफ यात्रा, न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। बीच में वो एक दिन के लिए जरूर आते हैं दिल्ली और अपनी मां के साथ जयपुर आते हैं, राज्यसभा का जो पेपर है वो भरवाते हैं अपनी मां का और वापस चले जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं से बात करनी चाहिए, रूठे हुए को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी भी हार चुके हैं मन ही मन? उनको लग रहा है कि 2024 में कोई चांस नहीं बचा, तो 2029 के लिए कांग्रेस को मजबूत किया जाए और इस बीच जिसको जाना है जाए, उसकी जगह नई पीढ़ी को मौका दिया जाए। ये भी अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है। कायदे से ये काम तो 2014 से शुरू हो जाना चाहिए था। 2014 में कांग्रेस शुरू होती, नई पीढ़ी को सामने लाने की मुहिम चलाती, राहुल गांधी अपनी नई कांग्रेस बनाते, तो 2024 में हो सकता है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की भी उनको जरूरत नहीं पड़ती, सीधे सीधे वो मोदी को चुनौती दे रहे होते। खैर, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, चुनाव अभी दूर हैं। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई है और जो नाम सार्वजनिक होंगे 13 मार्च से पहले या 13 मार्च को, उसके बाद राजनीति कितनी बदलेगी, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।